बाकी है वो कल मैं ले नहीं पाया, आज कंप्लीट कर लेते हूँ। एरिया पढ़ रहे थे तो एरिया में हम लोगों ने सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट्स भी देख लिए थे। अब उसके बाद इनइक्वालिटी वाले कुछ क्वेश्चंस बचे थे और शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन वाले क्वेश्चन बचे थे कि ओरिजिन को शिफ्ट करने के बाद एरिया में क्या चेंजेस आ जाएगा। तो सबसे पहले इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चंस करते हैं। तो क्वेश्चन है आपका, फाइंड द, एक सेकेंड, ये इसमें कुछ इश्यूज क्यों आ रहे हैं यार। ये क्वेश्चन है आपका, फाइंड द area bounded by the curves x square plus y square less than equals to 4 and mod of x plus mod of y is greater than equals to 4। ये दो कर्व है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 और mod of x प्लस mod of y इक्वल्स टू 4, दोनों के बीच का एरिया मुझे निकालना है। निकालो फटाफट आंसर। चलो मैं बता देता हूँ, ये रीजन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब एक सर्किल का रीजन है ये। ये जो कर्व है, ये इक्वेशन है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 होगा, सॉरी ये 2 है, 2 करो इसको, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू 2 करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो ये आपका क्या है 2,0, ये आपका क्या है 0,2 माइनस 2,0, और ये जाएगा 0,-2, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस नेगेटिव, एक्स एक्सिस नेगेटिव वाई। ये जो लाइन है मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ, मोड ऑफ एक्स प्लस मोड ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 2। तो ये चार लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 2। तो ये चारों लाइन कुछ इस पैटर्न की बनेगी। ये सबसे पहले मैंने इक्वेशंस के ग्राफ बना लिए, अब मैं इनइक्वालिटीज के ग्राफ बनाता हूँ उनके। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 4, मतलब ये लेस देन इक्वल्स टू 4 मतलब इनडायरेक्टली S1 लेस देन 0, मतलब ये जो ग्राफ है ये अंदर का, सर्किल के अंदर का एरिया, मतलब ये सर्किल के अंदर का कुछ फिगर है, ये सर्किल के पूरे अंदर का रीजन है। और दूसरा क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, मतलब ये इनडायरेक्टली एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन 2, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू, मतलब इसके बाहर वाला रीजन, बाहर वाला रीजन मतलब ये वाला रीजन। तो क्लियरली कौन सा रीजन कॉमन आ गया, ये जो है, ये रीजन कॉमन, ये रीजन कॉमन, ये रीजन कॉमन एंड ये रीजन कॉमन, चारों में से ये रीजन कॉमन है। बताओ कैसे निकालें फटाफट रिक्वायर्ड एरिया। जल्दी से बताओ। क्वाड्रेंट का निकाल लेंगे, क्वाड्रेंट वो के हिसाब उसमें से से निकालो। ट्रायंगल का माइनस करके और इंटू 4 कर देंगे। हाँ बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, क्योंकि सिमेट्री है, ये एरिया ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया मैं बोल सकता हूँ 4 टाइम ए, और ये ए कैसे निकलेगा, 4 टाइम हाफ क्वाड्रेंट का एरिया। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो पाई इंटू 2 का होल स्क्वायर माइनस ये ट्राइंगल का एरिया, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे 4 से आपका 4 कैंसिल, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो क्या जाएगा आपका 4 इंटू पाई माइनस 2, तो 4 पाई-8, यही आपका क्या हो जाएगा एरिया होगा। मैंने आपको बताया था कि स्टैंडर्ड चीजें हैं, उन्हीं का यूज करते हैं अपन को आंसर देना है।
इसी टाइप का एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन और मैं बताया था आपको। ये दूसरा कर्व दे दिया मान लो, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स रूट ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू रूट ऑफ ए एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का कर्व तो आपको सबको पता है। अब ये जो कर्व है ये सिमेट्रिक होगा, क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखो तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं, y की जगह माइनस वाई रखूँ तो इक्वेशन में कोई चेंज नहीं। मतलब ये जो कर्व होगा चारों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा। और इसका जो कर्व होता है देखो इसमें x की मैक्सिमम वैल्यू a तक जा सकती है, y की मैक्सिमम वैल्यू a तक जा सकती है, और जीरो मिनिमम वैल्यू जीरो तक। और दोनों माइनस ए से, मतलब माइनस ए से लेके प्लस ए के बीच में इसका ग्राफ बनेगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस पैटर्न का बनेगा, पर्टिकुलरली इसी पैटर्न का, कुछ ऐसा 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 और ये ऐसा। ये जो कर्व है ये रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू रूट ऑफ ए। कौन सा एरिया निकालना है? ये रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई इज इक्वल टू ए, और इनके बीच का एरिया, मतलब ये रिक्वायर्ड एरिया, ये आपका रिक्वायर्ड एरिया। अगेन ये सिमेट्रिसिटी से निकाल सकता हूँ, तो सिमेट्रिसिटी से निकालूंगा तो वो बोल सकता हूँ ये ए है, ए है, ए है, ए है, तो बोल सकता हूँ रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 4 टाइम ऑफ ए। और ए कैसे होगा आपका? 4 टाइम ऑफ एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो 1/4 इंटू पाई ए स्क्वायर। अब लेकिन ये जो कर है ये स्टैंडर्ड नहीं है, तो इस केस में यहाँ पे स्ट्रिप मान के अपन को ये एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस स्ट्रिप मैंने मान ली, इंटीग्रेशन यहाँ पे लिमिट जीरो से लेके ए तक, जीरो से लेके ए, और यहाँ पे बनेगा y इंटू डी एक्स। तो y इंटू डी एक्स का मतलब आपका रूट ऑफ ए माइनस रूट ऑफ एक्स, इसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन करोगे, सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या जाएगा इसका? पाई ए स्क्वायर माइनस 2/3 ए स्क्वायर। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। नोट करो जल्दी से। नोट हुआ भाई लोगों? डन। चलो लास्ट टॉपिक और है इसका, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन। शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन क्या बोलता है? कई बार ओरिजिन को अपन किसी पॉइंट पे शिफ्ट करते हैं तो उससे अपन को एरिया निकालना कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी हो जाता है। रीजन क्या है? मान लो कोई एक फिगर है, अब उसका बाउंडेड ये मान ली सर्किल है। अब सर्किल का जितना भी एरिया होगा वो आपका क्या है, इसकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। लेट्स अज्यूम करो ओरिजिन यहाँ पे है, लेट्स अज्यूम करो ओरिजिन आपका क्या यहाँ पे है, तो भी एरिया यहाँ पे होगा। लेट्स अज्यूम करो ओरिजिन इसके सेंटर से पास हो रहा है, तो भी एरिया ही होगा। ओरिजिन यहाँ पे है, तो भी आपका क्या है, एरिया ही होगा। तो एरिया ऑफ एनी फिगर रिमेन अनचेंज इफ कोऑर्डिनेट एक्सेस आर शिफ्टेड। तो कई बार आपका क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन कैन बी बेनिफिशियल इन फाइंडिंग एरिया। तो लिख लो आपका, सिंस एरिया रिमेन्स अनचेंज even if
द कोऑर्डिनेट एक्सेस आर शिफ्टेड, hence shifting of origin in some cases can be beneficial in finding area. कैसे क्वेश्चन में बन सकता है? जैसे क्वेश्चन देता हूं मैं, इसके हेल्प से आप सोल्व करो। क्वेश्चन दे दिया आपका, एरिया enclosed by the parabola y square minus 2y plus 4x plus 5 is equals to 0 and x square minus 2x minus y plus 2 is equals to 0। अब यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों की फिगर बनाना, फिर उसके बाद इसको सोल्व करना, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। तो थोड़ा ध्यान से देखो, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करो। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर करूंगा तो क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ पे भी क्या करूंगा, आपका 4 माइनस 4x माइनस 5 प्लस 1 कर दी, दोनों जगह 1 1 ऐड कर दिया, सबसे कर दिया। उससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1 बनेगा। एक्सक्यूज मी सर, ये स्टेप मेरे समझ में नहीं आया सर। कौन सी चीज? सर कंप्लीटिंग, ये सब्स्टिट्यूशन करने की। कंप्लीट, हाँ कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है मैंने, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड पैराबोला में कन्वर्ट करना है कि स्टैंडर्ड पैराबोला कैसा है। तो वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 कर दिया, और बाकी सारी स्टेप को मैंने क्या कर दिया, राइट साइड भेज दिया, माइनस 4x माइनस 5, और ये प्लस 1 ऐड किया है तो यहाँ पे प्लस 1 मैंने ऐड कर दिया, दोनों साइड में प्लस वन ऐड कर दिया। उससे क्या बेनिफिट है, ये जो एक्सप्रेशन है ये बन जाएगा आपका y माइनस 1 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 4x माइनस 4, तो माइनस 4 कॉमन ले लिया तो x प्लस 1। अभी समझ में? यस सर, गॉट इट। आई थिंक यहाँ पे प्लस है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी मैं ध्यान दूं, इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, और इसको मैं राइट साइड लेके जाऊँ, आपका क्या होगा, वाई माइनस 2। अब यहाँ पे मैंने प्लस 1 कर दिया, यहाँ पे मैंने प्लस 1 कर दिया, तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मतलब इनडायरेक्टली एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई माइनस 1। अब देखो ये दोनों पैराबोला है, ये आपका क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4ax टाइप का हुआ, जिसकी वर्टेक्स है -1,1। पैराबोला में पढ़ चुके हो ना ये सही चीजें तो। और ये आपका क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4by टाइप का पैराबोला है, जिसकी वर्टेक्स भी देखूंगा तो इसकी वर्टेक्स आपकी क्या हो जाएगी, -1,1। लकीली दोनों की वर्टेक्स आपकी क्या है, सेम आ रही है, दोनों की वर्टेक्स सेम आ रही है। तो ये पैराबोला किस टाइप के होंगे, -1,1, एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू 1, तो ये पैराबोला बन रहा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई, तो ये कुछ इस पैटर्न का पैराबोला बन रहा है। और दूसरा आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4x, मतलब कुछ इस पैटर्न का पैराबोला बन रहा है। और ये रीजन निकालना है, और ये रीजन स्टैंडर्ड है, याद है इसका स्टैंडर्ड एरिया क्या होता है, 16ab/3। तो बस ए और बी निकालना है, तो 16 कंपेयर करूंगा तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, और कंपेयर करूंगा बी की वैल्यू आपकी क्या है 1/4/3, तो क्या जाएगा 4/3 स्क्वायर। डायरेक्टली हम इसका आंसर दे पाएंगे, जबकि हम प्रॉपर तरीके से करते हैं तो ये काफ़ी कैलकुलेटिव, काफ़ी लेंदी होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ आपके क्या है, बेनिफिशियल हो सकती है। आया समझ में इस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस? अरे हाँ ना बोलो भाई लोगों।
Yes, sir. Yes, sir. Got it. ठीक है, तो ये आपका एरिया में इतना ही था। ये वाला पार्ट हम लोगों को कल कंप्लीट करना था, लेकिन बीच में क्लास छोड़ने की वजह से कंप्लीट नहीं हो पाए। कोई इश्यू नहीं, ठीक है। तो एरिया की आप वर्कशीट सोल्व कर लेना। सबसे पहले मैंने बताया आपको 12th की एनसीईआरटी आप करना एरिया में, देन उसके बाद आप लोग अपना वर्कशीट जो है उसको सोल्व कर लेना। इनकेस टाइम नहीं मिले तो एटलीस्ट 16 एग्जाम्पल जरूर सोल्व कर लेना। सर एनसीईआरटी में से सॉल्व मतलब जो एग्जांपल्स हैं वो सॉल्व करें कि नहीं एक्सरसाइज में? नहीं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सोल्व करो, और टाइम बस टाइम के हिसाब से मैंने आपको बताया, आपके ऊपर टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है, कितना टाइम मिलता है उसके हिसाब से। इनकेस किसी को मतलब वीकली ऐसा है कि हर रोज के हिसाब से 1-2 घंटे ही निकाल सकता है, तो ऐसे केस में मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने जो मॉड्यूल है उसके सोल्व एग्जांपल्स आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर आपका क्या है बेसिक टाइप वाले जो क्वेश्चन है उसको कर सकते हो। लेकिन किसी के पास टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, मतलब आपका वीकली वो 10 आवर 12 आवर ऐसे दे सकता है, मतलब इंक्लूड करके सारे, तो उस केस में आप एनसीईआरटी भी कर सकते हो और मॉड्यूल भी आप पूरा कर सकते हो। एनसीईआरटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीजीडीबी ने स्पेसिफिकली मेंशन किया है 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ओनली, उसने उसके अलावा बाकी चीज को नहीं मेंशन किया है, ठीक है। दो टॉपिक्स और बच गए अपने, दो टॉपिक्स और बच गए हैं। एक तो बच गया आपका सेट रिलेशन एंड फंक्शन, और दूसरा बच गया आपका लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी। ये तीनों तीनों लिंक ही है। मैं ये वाला पोर्शन मैं पहले कर देता हूँ क्योंकि सेट रिलेशन फंक्शन आप लोग को आता भी है अच्छे से, बहुत इजी भी है, हम लोग थोड़ा सा फास्टली भी हम लोग ले लेंगे। लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंटिबिलिटी अभी कैलकुलस में एक साथ ही मैं लेके चल देता हूँ। तो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ लिमिट से। लिमिट्स, आई थिंक बेसिक सबको क्लियर है। बेसिक्स मैं स्किप करके मैं डायरेक्टली प्रॉब्लम सॉल्व कराने पे करूँ, या फिर मैं कंसेप्ट्स के ऊपर फोकस करते हुए बेसिक्स पहले बताऊँ और फिर उसके बाद आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँ? सर बेसिक्स बता देंगे तो बेसिक्स, बेटर। ठीक 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 है, कोई इशू नहीं। सबसे पहले ये चीज पढ़ते हैं हम लोग कि वाई लिमिट्स रिक्वायर्ड। लिमिट्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? ये केस, ये मैं ऑलरेडी डेफिनेट इंटीग्रेशन के केस में मैं बता चुका हूँ कि लिमिट की जरूरत क्यों पड़ती है। वहां पे भी एक एप्लीकेशन देखी थी, उसके अलावा भी और भी। मान लो कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफाइन नहीं है और उस केस में मेरे को वैल्यू निकालनी हो उस फंक्शन की, तो वो वैल्यू हम निकालेंगे कैसे? लिमिटिंग वैल्यू की हेल्प से। जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4/x-2। अब क्लियरली एक्स इज इक्वल्स टू 2 पे फंक्शन इज नॉट डिफाइंड क्योंकि डोमेन में नहीं है। लेकिन यदि फोर्स करके बोलता हूँ कि एफ ऑफ 2 पे वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालो, अब फंक्शन की 2 पे वैल्यू तो डिफाइन नहीं है, लेकिन उसकी वैल्यू फिर भी पूछ रहा है स्ट्रेस देके, मतलब इस केस में उसके इमीडिएट नेबरहुड पे वैल्यू चेक करूँ। इमीडिएट नेबरहुड पे यदि वैल्यू अपन निकाल पा रहे हैं तो उस केस में वैल्यू एग्जिस्ट कर सकती है। तो इमीडिएट नेबरहुड पे वैल्यू चेक करना, यही आपका क्या होता है? लिमिटिंग वैल्यू चेक करना। तो ये जो वैल्यू है हम लोग कैसे निकालते हैं? विद हेल्प ऑफ लिमिट। तो मुझे ये वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? लिमिट एक्स इज अप्रोचेस टू 2 और एफ एक्स, इसका मतलब x इज अप्रोचिंग टू 2, मतलब 2 को आपका अप्रोच कर रही है वैल्यू पे, फंक्शन की वैल्यू मुझे निकालनी। अब ऐसे केस में क्या करना है? मैं 2 को अब कहाँ से अप्रोच कर सकता है? 2 को या तो वो आपका राइट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है, या फिर आपका क्या है लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा तो उसको मैं बोलूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो मतलब इनडायरेक्टली लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव, या फिर मैं h कोई छोटी सी क्वांटिटी ले लेता हूँ। h बहुत ही छोटी सी क्वांटिटी है, 0.00001 ऐसी कोई क्वांटिटी है। तो उस केस में वैल्यू f ऑफ 2 माइनस h, ये आपकी क्या होगी? लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी। और उसको यदि राइट हैंड साइड से मैं अप्रोच करते हुए बात करूँ तो उस केस में वैल्यू जो होगी राइट हैंड लिमिट होगी, और उसको मैं कैसे डिनोट करूंगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव एफ एक्स, या फिर f ऑफ 2 प्लस h। अब
कंसेप्ट ये बोलता है इन केस उस केस में x इजिकल्स टू 2 पे फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है और उसकी x इजिकल्स टू 2 नेगेटिव पे मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इजिकल्स टू 2 ये एक फाइनाइट नंबर को जा रही है एंड राइट हैंड लिमिट एट x इजिकल्स टू 2 ये भी एक फाइनाइट नंबर को जा रही है और ये दोनों फाइनाइट नंबर आपके क्या है सेम है। तो उस केस में कंसेप्चुअली हम बोल सकते हैं कि x इजिकल्स टू 2 पे लिमिट की जो वैल्यू एग्जिस्ट करेगी x इजिकल्स टू 2 पे वैल्यू ऑफ लिमिट विल एग्जिस्ट और उस वैल्यू को मैं क्या बोलूंगा कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो उस केस में वैल्यू होगी वो लिमिटिंग वैल्यू होगी। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पे कुछ स्टूडेंट फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो लिमिटिंग वैल्यू है वो x इजिकल्स टू 2 को पॉजिटिव से और नेगेटिव साइड से अप्रोच करती हुई वैल्यू है, लेकिन जो लिमिट का जो आंसर होगा वो हमेशा ध्यान रखना वो आंसर कभी भी अप्रोच नहीं करेगा, आंसर उसका एग्जैक्ट आएगा। ऐसा नहीं करेगा कि आंसर 2 को अप्रोच कर रहा है, 2 को अप्रोच कर रहा है तो मैं उसका आंसर क्या बोलूंगा आपका 2 बोलूंगा। तो हमेशा ध्यान रखना आंसर ऑफ लिमिट्स will always finite। मैं थोड़ा क्विकली क्विकली रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक चीज तो मुझे ऑलरेडी पता ही है। अब इस चैप्टर में कैसे सोल्व करेंगे, अब देखो यहाँ पे ये जो फंक्शन है यहाँ पे अब मैं देखूंगा x की जगह 2 रख के देखूंगा तो x की जगह 2 रखूंगा तो क्या जाएगा 4 माइनस 4/2 माइनस 2 तो क्या जाएगी 0/0 फॉर्म आ जाएगी और 0/0 फॉर्म को मैं बोलता हूँ इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस चैप्टर में जितने भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है उन इनडिटरमिनेट फॉर्म की लिमिट्स कैसे इवेलुएट करते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो मेरा एम क्या है, जब किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है तो जो भी इनडिटरमिनेट फॉर्म यदि बनती है तो उन इनडिटरमिनेट फॉर्म को एलिमिनेट करके मुझे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे मैं निकालूंगा तो लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू 2 और इंडिटरमिनेट फॉर्म x इक्वल्स टू 2 पे बन रही है तो मैं को क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करके देखो कुछ बनता है तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को बोल सकता हूँ x प्लस 2 और x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। देखो क्लियरली देखो x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, x माइनस 2 वाला फैक्टर कैंसिल और ये क्या बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और x प्लस 2। और ये देखो ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कभी भी ब्रेक नहीं होता है। तो ऐसे केस में वैल्यू निकालने के लिए मैं डायरेक्टली पूरे पुट कर देता हूँ 2+2 मतलब 4, ये आपके क्या है उसकी लिमिटिंग वैल्यू होगा, इक्वेशन का क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब x इजिकल्स टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन 2 के राइट साइड में वैल्यू आपका क्या 4 को जा रही है और लेफ्ट साइड में वैल्यू भी आपके क्या दोनों तरफ 4 को जा रही है। तो आपका क्या इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या जाएगी 2, यही इसका फाइनल आंसर। तो ये पूरा पोर्शन आपका क्या बेसिक इंट्रोडक्शन था। सारा बेसिक इंट्रोडक्शन क्लियर हुआ सबको? यस सर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सो एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। लिमिट ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी exist at x is equals to a if LHL at x is equals to a is equals to RHL at x is equals to a और दोनों की कोई वैल्यू होगी वो एक फाइनाइट वैल्यू को अप्रोच कर रहे हैं दोनों। तो उस केस में यदि तीनों कंडीशन हो रही है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हो रही है और दोनों वैल्यू किसी फाइनाइट वैल्यू को आपका क्या इक्वल जा रही है फाइनाइट वैल्यू के आसपास जा रही है तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और इस केस में जो L इसकी वैल्यू मैं बोल देता हूँ लेट L
और एल को मैं क्या बोलूंगा, आपका लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये समराइज कर दिया मैंने अभी जितनी देर में जो बताया था उसी चीज को। अब किन किन रीजन की वजह से लिमिट नॉट डज नॉट एग्जिस्ट करती है, तो मतलब रीजन ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स। पहला रीजन क्या होगा, यदि एट एक्स इज इक्वल टू ए पे LHL ये कोई एक वैल्यू पे जा रहा है m पे, मतलब ये एक फाइनाइट वैल्यू है, और RHL n ये भी एक फाइनाइट वैल्यू है, बट m इज नॉट इक्वल टू n। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, मतलब किसी पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, पहला रीजन। दूसरा रीजन, इफ वन ऑफ LHL और RHL is not defined, या फिर क्या कर रहे हैं आपका goes to प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो उस केस में भी मैं क्या बोलूंगा, आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मेनली ये दो रीजंस होते हैं। पहले क्या होगा, उसकी लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों पे वैल्यू आपकी क्या है, इक्वल ना हो, तो उस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलता हूँ। दूसरा क्या होता है कि एक वैल्यू या फिर दोनों वैल्यू आपकी क्या है, फाइनाइट इनफाइनाइट पे जा रही है या फिर डिफाइन नहीं हो, तो उस केस में भी लिमिट आपकी क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती। कैसे मुझे पता चलेगा, ये जो एग्जिस्टेंस का चेक है वो मुझे उन्हीं फंक्शन के लिए करना है जहाँ पे मुझे डाउट होता है। अब जैसे कोई फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजिकल्स टू दे दिया, मान लो एक्स क्यूब प्लस 2 दे दिया, और मुझे ये निकालना है एट एक्स इजिकल्स टू 2 पे लिमिट चेक करना। अब देखो ये क्या चीज़ है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में हम लोग को पता है कि पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटेबल इन देयर डोमेन। मतलब कंटिन्यूस और डिफरेंटेबल, कंटिन्यूटी और डिफरेंटेबिलिटी तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ लिमिट है। मतलब इसका ग्राफ ब्रेक होगा नहीं, ग्राफ ब्रेक होगा नहीं, तो ऐसे केस में मैं सेपरेटली LHL और RHL फाइंड करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आंसर दे दूंगा आपका, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 एफ एक्स। उस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 2³ + 2, मतलब आपका क्या आ जाएगा 10 आंसर। लेकिन मान लो फंक्शन ऐसा दे दिया एफ एक्स इजिकल्स टू दे दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और वो बोलेगा एट एक्स इजिकल्स टू 2 पे मेरे को लिमिट की वैल्यू निकालनी है। अब देखो आपको पता है कि ये आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पीस वाइज फंक्शन होता है। ये आपका क्या है, बार बार जब कई जगहों पे आपका क्या ब्रेक होता है, कई जगहों पे आपका क्या ब्रेक होता है, तो उस केस में आपका क्या है, ऐसे केस में जब लिमिट की एग्जिस्टेंस है तो मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता, तो मुझे ऐसे केस में डाउट आ रहा है। तो डाउट आ रहा है, जब भी डाउट आता है उसी केस में चेक करना, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले f(2) चेक करूंगा, f(2) की वैल्यू क्या आ जाएगी, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2, उसकी वैल्यू आपकी क्या है 2। फिर f(2) नेगेटिव, मतलब 2 से जस्ट छोटी वैल्यू, मतलब 1.9999, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1। और f(2) पॉजिटिव, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2.001, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल्स टू RHL, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट ध्यान देने की बात है, मैंने यहाँ पे f(2) निकाली है, लेकिन क्या डेफिनेशन में मैंने कहीं भी f(2) के बारे में मैं डिस्कस किया है, मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है? आंसर है नहीं, डिस्कस किया है। इसका मतलब ये है किसी भी फंक्शन के लिमिट का एग्जिस्ट होना या नहीं होना, वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि किसी फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों फाइनाइट और इक्वल है, तो उस केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी, भले ही उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन हो या फिर ना डिफाइन हो। तो मैं इसको कंक्लूड करके एक स्टेटमेंट में बोलूंगा,
existence of limit of a function depends only on left hand limit and right hand limit irrespective value of function at x is equals to a। मतलब किसी पॉइंट पे लिमिट का एग्जिस्ट होना या नहीं होना वो सिर्फ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे ही डिफाइन होता है, भले उस केस में वैल्यू फंक्शन एग्जिस्ट करे या फिर नहीं करे उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे केस में कुछ केसेस देखते हैं कि आप बताओ मुझे किस में लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, किस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ग्राफिकली एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ग्राफ की हेल्प से हम लोग चेक करेंगे। लेट्स अज्यूम करो किसी पॉइंट पे ये फंक्शन आपका क्या कंटिन्यूअस है। अब ये ग्राफ आपका क्या ब्रेक हो नहीं रहा है, ग्राफ ब्रेक नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में तो आंख बंद करके मैं बोलूंगा लिमिट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे तो मुझे चेक करने की जरूरत नहीं। अब मान लो ये केस, ये पॉइंट है ऐसा और एक ही पॉइंट ऐसा, तो ये मैंने बोल दिया x इज इक्वल्स टू a। दूसरा केस मैंने बोल दिया है यहाँ पे ये पॉइंट शार्प कॉर्नर बना रहा है। तीसरा केस ये पॉइंट, चौथा केस इस पर डिफाइन नहीं है, इस पे आपका क्या है यहाँ पे डिफाइन है, इसके ऊपर मान लो यहाँ पे डिफाइन हो गया। और पांच केस, फिफ्थ केस मान लो इस पॉइंट पे ये इन्फिनिटी जा रहा है और ये भी आपका क्या इन्फिनिटी को जा रहा है। ये आपका क्या सारे एक्स इजिकल्स टू ए वाले पॉइंट है, एक्स इजिकल्स टू ए, ये आपका क्या एक्स इजिकल्स टू ए और एक्स इजिकल्स टू ए। तो आपके पास केस क्या है आपका, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बताओ कौन कौन से केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी उस फंक्शन की, कौन कौन से केस में फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अरे कोई पहले और दूसरे में। पहले और दूसरे में, और पहले दूसरे में देखो क्लियरली इस पॉइंट पे एल एच एल एक्स इजिकल्स टू ए नेगेटिव पे वैल्यू इस पॉइंट के ऊपर जा रही है, ये आपके क्या एफ ऑफ ए। एक्स इजिकल्स टू ए पॉजिटिव पे वैल्यू भी इस पॉइंट पे जा रही है, तो दोनों वैल्यू आपके क्या सेम नंबर को अप्रोच कर रही है। तो मतलब सेम नंबर को अप्रोच कर रही है, मतलब क्लियरली दिख रहा है कि एल एच एल इजिकल्स टू आर एच एल के इक्वल हो रहा है। तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। सिमिलरली यहाँ पे भले शार्प कॉर्नर है, भले वैल्यू फंक्शन डिफाइन नहीं है, लेकिन एलएचएल और आरएचएल दोनों सेम वैल्यू को आपके क्या अप्रोच कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप इस केस में एलएचएल जा रहा है इस पॉइंट पे और आरएचएल जा रहा है इस पॉइंट पे, दोनों में आपके क्या डिफरेंस है। तो क्लियरली मैं बोल सकता हूँ एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल। भले ही दोनों फाइनाइट है, तो उस केस में भले ही दोनों फाइनाइट हुए, एक डिड नॉट डिफाइन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो क्लियरली एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, तो यहाँ पे भी आपका क्या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब बताओ फिर केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी, क्यों? क्योंकि एल एच एल भी आपका क्या इन्फिनिटी को जा रहा है और आर एच एल भी आपका क्या इन्फिनिटी को जा रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। एग्जिस्ट करेगी। देखो यहाँ पे आपका क्या है, भले ही दोनों ही चीजें आपके क्या सेम नंबर पे जा रहा है, लेकिन मैंने क्या बोला था, लिमिट तब एग्जिस्ट करेगी जब आपका क्या है उसकी वैल्यू आपकी क्या फाइनाइट होनी चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पे एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ जगह पे ऐसा भी बोला जाता है कि यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी क्योंकि दोनों सेम पे जा रहे हैं। लेकिन यदि आप बेसिक कंसेप्ट को पकड़ते हुए चल रहे हो कि एलएचएल एग्जिस्ट और फाइनाइट, आरएचएल एग्जिस्ट और फाइनाइट, तो यहाँ पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। मतलब आपका क्या है फाइनाइट टाइप लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और यदि बिहेवियर वाइज देखे जाए तो बिहेवियर वाइज
बिहेवियर वाइज मैं बोलूंगा कि इसका जो आंसर है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। मैं बोलूंगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ एक्स, ये मैं बोल सकता हूँ ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, आंसर इन्फिनिटी को जाएगा। लेकिन यदि पूछेगा कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो इस केस में बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। मतलब बिहेवियर मैं बता सकता हूँ कि बिहेवियर क्या होगा, उस पॉइंट के ऊपर बिहेवियर क्या होगा आपका इन्फिनिटी को जाएगा, लेकिन उसकी लिमिट एग्जिस्ट करेगी नहीं करेगी इसका आंसर क्या जाएगा, मैं बोलूंगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डिफरेंस क्लियर हुआ? Yes, sir. सर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट ऑफ अ फंक्शन कहते हैं, है ना? हम्म, सो सर अगर एक ही फंक्शन मतलब एक ही ग्राफ में दो ऐसे पॉइंट हो जहाँ पे एक जगह पे एल एच एल इक्वल टू आर एच एल हो रहा है और एक जगह पे एल एच एल आर एच एल की इक्वल नहीं हो रहा है, तो फिर कोई तो दिक्कत उस नहीं। फंक्शन को कैसे एक कहेंगे? एक पॉइंट पे एक यहाँ पे एग्जिस्ट हो रहा है, दूसरे पॉइंट पे ऐसा हो रहा, तो कोई बात नहीं, इस पे डॉट डिफाइन होगा, मतलब उस पूरे ग्राफ के बारे में थोड़ी पूछा जाएगा, उस पॉइंट के ऊपर बात करेंगे फिर। इस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी, इस पॉइंट पे लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी, लेकिन तो सर ओवरऑल फंक्शन के बारे में तो अपन नहीं बता पाएंगे इस केस में। अब ये हमेशा याद रखो कि लिमिट किसी भी फंक्शन की वो किसी एक पॉइंट के ऊपर पूछा जाता है, और ओवरऑल बिहेवियर जो होता है वो कंटिन्यूअस और डिफरेंटेबल इस टाइप का पूछा जाएगा, वैसे भी पूछा जाता है वो पॉइंट के ऊपर पूछा जाता है। जिस टाइप से ऑप्शंस होंगे उसके हिसाब से हम बता देंगे। यदि पूछेगा आपका कि लिमिट ऑफ फंक्शन एग्जिस्ट एवरीवेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, नो हो जाएगा आंसर। मतलब जिस टाइप से उसके ऑप्शंस बताएंगे उसी हिसाब से मुझे आंसर देना पड़ेगा ऐसे केस में। ठीक है। चलो, अब इस चैप्टर में मैंने बोला था हमें सिर्फ डील करनी है इनडिटरमिनेट फॉर्म की। अब इनडिटरमिनेट फॉर्म होती क्या है, कौन बताएगा मुझे? कोई एक्सप्लेन करेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म? तो 0/0। 0/0 तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन क्यों बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म? मैं तो लॉजिक पूछना चाह रहा हूँ ना। ये विंडो 11 आप लोगों में से भी किसी ने अपलोड अपडेट किए क्या? इसमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं इसमें मेरे व्हाइट बोर्ड में। आप लोगों में कोई डेवलपर में साइड से हो? कोई भी नहीं? नहीं सर, अपडेट तो नहीं किया। अभी तक नहीं किया है। एक्चुअली मेरे कल से इश्यूज आ रहे हैं, कल की क्लास भी हम लोग व्हाइट बोर्ड पे नहीं ले पाए, पेंट पे ले पाए थे। आज भी इश्यूज आ रहे हैं इसमें। चलो कोई नहीं, देखता हूँ इसका कुछ मिलता है तो। तो एक बार विंडोज अपडेट करके देखिए सर, अपडेट हो गया। विंडोज अपडेट की जरूरत कीजिए, कोई अपडेट या पैच। नहीं नहीं, मतलब विंडो मैंने वो अपग्रेड कर लिया ना 11, तो उस हिसाब से मेरे को लगा शायद ये इसका जो सॉफ्टवेयर है तो विंडो 10 के हिसाब से है सॉफ्टवेयर, शायद उसमें भी कुछ अपडेट आया नहीं होगा, तो ये उसमें से issue। ट्यूसडे भाई, विंडोज जो होता है वो ट्यूसडे, सेकंड ट्यूसडे रिलीज करता है शायद। हम्म, चलो देखते हैं इस नेक्स्ट इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म बोल दी, वो तो एक टाइप बता दी, लेकिन होता क्या है, कैसे एक्सप्लेन करोगे? लेट्स अज्यूम करो आपके से पीजीडीबी के इंटरव्यू में पूछ लिया कि यार आपने लिमिट तो पढ़ा है, सो टेल मी व्हाट इज इनडिटरमिनेट फॉर्म, कैसे डिफाइन करोगे इनडिटरमिनेट फॉर्म? कोई भी? रोशनी? More than one answer. I mean, मोर देन वन आंसर्स? can be a, like, and like, for example, 0/0 can be one as well as yeah, more than one value. मोर देन वन वैल्यू, लेकिन ये बेटर तरीके से एक्सप्लेन नहीं है यार। चलो दो आई में थिंक ठीक है, आई थिंक सही है, मुझे लगता है कि आंसर मिल गया है। तो मुझे एक एग्जांपल की हेल्प से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स अज्यूम करो कि मैं एक प्रोडक्ट फंक्शन की मैं बात करूँ, प्रोडक्ट फंक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, a इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। अब यहाँ पे मान लो ये जो है ये अप्रोच कर रहा है आपका जीरो को a, और ये अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। तो इस केस में फाइनल आंसर किसको अप्रोच करेगा, इसके ऊपर हम लोग कंक्लूड करते हैं, मतलब फाइनल आंसर मतलब सी किसके ऊपर अप्रोच करेगा उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अब पहला केस क्या कर रहा हूँ, लेट्स अज्यूम करो कि ए डोमिनेट कर रहा है, ए डोमिनेट कर रहा है, मतलब ए क्या हो रहा है आपका, ये दे रखा है आपका 10⁻⁻1, और बी इन्फिनिटी को बढ़ रहा है, मान लो आपका क्या 3।
नेक्स्ट केस में आपका क्या है 10 टू पावर -2, ये 4, 10 टू पावर -3, 5, 10 टू पावर -4 और ये 6। तो क्लियरली आपका क्या बी तो बढ़ रहा है, तो ये तो अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, और ए कम कर रहा है, ये धीरे धीरे आपका क्या है जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब यहाँ पे डोमिनेट कौन कर रहा है? ओवरऑल जो डोमिनेट कौन कर रहा है, जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है घट रहा है, तो क्लियरली ए यहाँ पे डोमिनेट कर रहा है। तो फाइनल आंसर सी का जो आंसर है वो ए अपने अकॉर्डिंग जीरो को लेके जाएगा। केस 1 ये हो गया। लेट्स अज्यूम करो कि ए आपका क्या कम हो रहा है, जीरो को अप्रोच कर रहा है, बी इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। कैसे अप्रोच कर रहा है? लेट्स अज्यूम करो कि ए की वैल्यू दे रखी है आपकी कुछ भी ऐसे वैल्यू लेता हूँ, जैसे मैंने आपका बोल दिया 0.9, और बी आपका बोल दिया 10 टू पावर 1, 0.8, ये आपका क्या जाएगा 10 टू पावर 2, 0.7, और ये आपका क्या होगा 10 टू पावर 3, 0.6 और 10 टू पावर 4। अब देखो ये धीरे धीरे कम हो रहा है और ये आपका क्या तेजी से बढ़ रहा है। तो डोमिनेट कौन कर रहा है? ये डोमिनेट करेगा। तो अब यहाँ पे सी का जो आंसर होगा वो आपका क्या है प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है। मैं एक सिचुएशन और ले लेता हूँ। लेट्स अज्यूम करो ए आपका जा रहा है 2 इंटू 10 टू पावर -1 और बी जा रहा है आपका 3 इंटू 10 टू पावर 1। ये जा रहा है 2 इंटू 10 टू पावर -2 और ये जा रहा है 3 इंटू 10 टू पावर 2, 2 इंटू 10 टू पावर -3 और ये 3 इंटू 10 टू पावर 3। तो इस केस में दोनों का प्रोडक्ट जो सी है वो एक फाइनाइट नंबर 666 को जा रहा है। तो ऐसा केस मतलब जिसमें मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं नहीं बता सकता कि फाइनाइट आंसर मतलब जो प्रोडक्ट है आउटपुट है वो किधर जाएगा। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है उसको मैं इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलता हूँ। मतलब डिटरमिनेट फॉर्म ऐसी होती है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट फंक्शन को देख के बता सकते हैं कि फाइनल आउटपुट किधर जाएगा। मतलब एक फाइनाइट आउटपुट प्लस जाए इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, जीरो को जा रहा है। लेकिन ऐसा कोई फंक्शन जिसमें मैं जस्ट ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे मैं नहीं बता सकता कि फाइनल आंसर किधर जाएगा, डायरेक्टली मैं आंसर नहीं दे सकता इस चीज का। तो इस टाइप की जो फॉर्म होती है वो आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो क्लियरली मैं बोलूंगा जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन से मैं आंसर नहीं दे सकता। लेकिन मान लो एक फंक्शन ऐसा दे रखा है आपका इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी। अब देखो ये जो है इन्फिनिटी, ये अपना आंसर इन्फिनिटी को लेके जा रहा है, और ये दूसरा ए है और ये बी है, ये भी आपका आंसर इन्फिनिटी को लेके जा रहा है। क्लियरली ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है, ये भी इन्फिनिटी को जा रहा है। तो दोनों भाई साहब इन्फिनिटी को एग्री कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर इन्फिनिटी को जा रहा है। तो यहाँ पे मैं मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली बोल देता हूँ आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म, और इसकी वैल्यू क्या जा रही है आपकी इन्फिनिटी को जा रही है। तो ये आपकी क्या होगी डिटरमिनेंट फॉर्म हो जाएगी। लेट्स अज्यूम करो कि ए और बी 0/0 फॉर्म है। अब मान लो ये ए जीरो को अप्रोच कर रहा है और बी आपका क्या जीरो को अप्रोच कर रहा है। अब लेट्स अज्यूम करो कि ए डोमिनेट कर रहा है, मतलब नुमरेटर डोमिनेट कर रहा है। तो नुमरेटर डोमिनेट कर रहा है तो आंसर अपने हिसाब से लेके जाएगा आपका जीरो को। लेट्स अज्यूम करो कि डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, डिनोमिनेटर डोमिनेट कर रहा है, तो ये अपना आंसर 1/0 के हिसाब से मतलब प्लस इन्फिनिटी को लेके जाएगा। अब मान लो ये सेम रेट से डोमिनेट कर रहे हैं, सेम रेट से डोमिनेट कर रहे हैं, तो मतलब इन दोनों का आंसर क्या होगा, एक फाइनाइट नंबर को जा रहा है। तो फाइनाइट नंबर को जा रहा है तो मतलब ये क्या हो जाएगी आपकी एक इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। लेकिन इसी एग्जांपल में मैं बोलता है ये आपका क्या जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये जो नोमरेटर है यदि ये डोमिनेट करे तो आंसर अपने हिसाब से लेके जाएगा आपका जीरो को। डिनोमिनेटर मान लो ये डोमिनेट करे तो अपना आंसर 1/इन्फिनिटी, मतलब ये भी आपका क्या है जीरो को लेके जाएगा। तो क्लियरली है ये दोनों नंबर आपका अपना आंसर किसी फाइनाइट नंबर को जा रहा है, तो इसको मैं बोलूंगा आपका डिटर्मिनेंट फॉर्म। आई होप अब ज्यादा बेटर से क्लियर हो गया हो कि डिटरमिनेंट फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्या है, डिफरेंस क्या है, किसी फंक्शन में कैसा निकालना है डिटरमिनेंट फॉर्म इनडिटरमिनेंट फॉर्म। तो लिमिट में सबसे पहला काम आपको यही चेक करना है कि फंक्शन में डिटरमिनेंट फॉर्म है या इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इतना चेक कर लोगे उसके हिसाब से आप आगे स्टेप्स करनी है कि डिटरमिनेंट फॉर्म है तो कैसे सोल्व करना है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो कैसे सोल्व करना है। लिख लो फटाफट से। डन। Yes, sir, done.
चलो, तो अपने पास 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। पहली होती है आपकी 0/0 फॉर्म, दूसरी इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म, तीसरी 0 × फॉर्म, चौथा 0⁻0 फॉर्म, पांचवी ∞ फॉर्म, छठी 1⁻∞ फॉर्म, और सातवीं आपकी होगी ∞⁻0 फॉर्म। ये 7 फॉर्म आपकी इंडिटरमिनेट फॉर्म है, और इस पूरे चैप्टर में आपको इन्हीं फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है और इन्हीं फॉर्म को इवेल्युएट करने के लिए वेरियस मेथड्स देखने हैं। तो इस चैप्टर आपका इनडायरेक्टली आपका क्या वेरियस मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स है। जैसे आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था वेरियस मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग डिफरेंशिएशन, वेरियस मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग इंटीग्रेशन, तो वैसे यहाँ पे भी वेरियस मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स, ये आपका क्या चैप्टर है। पहली टाइप की जो लिमिट है इसको 0 × फॉर्म, इसको मैं एक्सप्लेन करूं तो देखो इसमें भी सिचुएशन क्या हो सकती है। पहली चीज, अच्छा एक दो तीन चीजें ध्यान रखना। 1/0 को पॉजिटिव से अप्रोच कर रही है तो इसकी वैल्यू होती है आपका +∞, लेकिन 1/0 ये नॉट डिफाइन होता, मतलब 0 को अप्रोच करना और 1/0, 1/0 का मतलब क्या होता है एग्जैक्ट 0, और जबकि ये एरो लग गया इसका मतलब 0 को अप्रोच कर रहा है। तो 1/0 को नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है, इसकी वैल्यू क्या जाएगी -∞ हो जाएगा। इन्फिनिटी को तो हमेशा ही अप्रोच करेगा। अब ये मत बोलना कि एग्जैक्ट इन्फिनिटी, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं होती। तो 1/ यदि +∞ को अप्रोच कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी, 0 को अप्रोच करेगी पॉजिटिव साइड से, और 1/∞ को नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है तो उसका आंसर क्या जाएगा, 0 को अप्रोच करेगा बट नेगेटिव साइड से। अब ये देखो ये डिफरेंस क्यों क्रिएट करेगी, क्योंकि जब मुझे मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टाइप से कुछ ऐसा दे रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर टाइप का कुछ फंक्शन दे रखा है, तो ऐसे केस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इन चीजों की वजह से। पता चले कि आपका क्या है, ये आंसर आपका क्या है, 0 को नेगेटिव से अप्रोच कर रहा है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर के आंसर -1 है, और जबकि आप क्या सोच रहे हो कि 1/∞ दे रखा है तो मतलब 0 को जाएगा, फाइनल आंसर आपका है 0। तो उस केस में आप आंसर गलत दे कर सकते हो। तो इस चीज को आपको क्या ध्यान रखना है कि कंसेप्चुअली मिस्टेक ना करो आप इक्वेशन में। क्लियर। अब 0 × में क्या सिचुएशन हो सकती है, ये क्या होगा, एग्जैक्ट 0 × को अप्रोच करेगा। अब ये एग्जैक्ट 0 है मतलब फाइनल आंसर 0 × एनीथिंग, तो आंसर क्या होगा 0, विदाउट थॉट मैं आंसर दे दूंगा। लेकिन ये क्या दे रखा है आपका, 0 को अप्रोच करे और ये इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो उस केस में आपकी इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या ऐसा हो सकता है ये 0 को अप्रोच करे और ये एग्जैक्ट इन्फिनिटी हो? क्या ऐसा हो सकता है कि 0 को अप्रोच करे एग्जैक्ट इन्फिनिटी हो? ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी, क्योंकि एग्जैक्ट इन्फिनिटी कुछ होती नहीं है। सिमिलरली बाकी सब में भी आपका क्या ऐसा होता है, 0/0 फॉर्म में बात करूं तो ये 0 को अप्रोच करे और ये एग्जैक्ट 0 हो, तो इस केस में आंसर में क्या बोलूंगा, नॉट डिफाइन होगा। 0/0 को अप्रोच करे तो इस केस में आंसर क्या आ जाएगा आपका 0 होगा, और 0/0 ये भी आपका क्या है, नॉट डिफाइन होगा, और 0 को अप्रोच करे और 0 को अप्रोच करे तो ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। सबसे बेटर कौन सी होती है, 1⁻∞। इसमें कंफ्यूजन होता है, स्टूडेंट सोचते हैं कि 1⁻∞ कैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। अब 1⁻∞ क्या होती है, 1 को पॉजिटिव साइड से पढ़े, मतलब ग्रेटर देन 1 कोई नंबर है उसकी पावर इन्फिनिटी हो, तो इसका आंसर क्या होता है आपका +∞ हो जाता है। 1 का छोटा नंबर लेस देन 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो उसका आंसर क्या होता है, 0 को अप्रोच करता है। तो और एग्जैक्टली 1 की पावर इन्फिनिटी हो तो इसका आंसर क्या जाएगा आपका 1 हो। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आंसर के सिनारियोज हैं, तो उस केस में ये भी आपकी क्या होगी, इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी। तो आई थिंक इनडिटरमिनेट फॉर्म का कंसेप्ट सबको क्लियर है, उसमें और ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से हम क्वेश्चंस पे फोकस कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। मैं पहले बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं है
आपको देखना है, जैसे मैंने बोल दिया एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/x² - 9 एट एक्स इज इक्वल्स टू 3। तो बताओ लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं एग्जिस्ट करेगी। एग्जांपल टाइप से बस कंसेप्चुअल चीजें बताऊंगा, फिर इसके बाद क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। सही है, थोड़ा सा ठंडा है और गर्म, हाँ गर्म गर्म चाहिए थोड़ा। अब देखो ये आपका क्या है, x इक्वल्स टू 3 पे डिफाइन नहीं है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 पॉजिटिव, तो क्या जाएगी 1/9 पॉजिटिव माइनस 9, मतलब 1/0 पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या जाएगी प्लस इन्फिनिटी को। और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा तो लिमिट एक ही चीज होता है, तो एक तो पहले एक्स अप्रोचेस 3 नेगेटिव, तो 1/3 नेगेटिव मतलब आपका 2.99 का स्क्वायर मतलब 8.99, तो 9 को नेगेटिव माइनस 9 मतलब 1/0 को नेगेटिव से जा रहा है, मतलब ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी। क्लियरली एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, तो इस केस में लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे केस में ये भी नहीं बोल सकता कि आंसर इन्फिनिटी को जाएगा, क्यों? क्योंकि एक साइड में प्लस इन्फिनिटी जा रहा है, एक साइड में माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो बिना सोचे समझे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। सर यहाँ पे फाइनाइट भी नहीं है ना वैल्यू? इनफाइनाइट है तो ना, तो इनफाइनाइट यदि प्लस इन्फिनिटी पे होते तो भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोलता। हाँ। एक और एग्जांपल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x। आंसर तो फटाफट से। अब देखो यहाँ पे e की पावर 1/x है, तो यहाँ पे मुझे डाउट लिमिट चेक करनी है, क्योंकि x इज टू 0 पे ये क्या आपका नॉट डिफाइन है। x इज टू नॉट 0 पे नॉट डिफाइन है, तो मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, मैं डायरेक्टली आंसर नहीं दे सकता। तो मैं क्या करूंगा, आरएचएल निकालूंगा। तो क्या जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव ए की पावर 1/x, मतलब ए की पावर 1/0 पॉजिटिव, ए की पावर 1/0 पॉजिटिव मतलब ए की पावर प्लस इन्फिनिटी, ए की पावर प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी। सिमिलरली यहाँ पे मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो क्या जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव e की पावर 1/x मतलब e की पावर 1/0 नेगेटिव, e की पावर 1/0 नेगेटिव मतलब e की पावर माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। ए की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या हो जाएगा, आंसर क्या जाएगा, 0 को अप्रोच कर रहे हैं। तो क्लियरली मैं बोलूँ एलएचएल इज नॉट इक्वल्स टू आरएचएल, तो इस केस में क्या बोलूंगा, आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। एक और केस, ऐसे एग्जांपल, मैं सारे वही एग्जांपल कर रहा हूँ जहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, जिससे फिर आगे आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कौन कौन से केस में आपको सोचना पड़ेगा एट एक्स इक्वल्स टू 1 पे। अब ये जो है फंक्शन आपको पता है फ्रैक्शनल फंक्शन है। फ्रैक्शनल फंक्शन क्या काम करता है सबको पता है ना, फंक्शन फ्रैक्शनल फंक्शन कैसे बिहेव करता है सबको पता है। चलो बताओ।
कोई आंसर? काफी टाइम ले लिया यार आप लोगों ने। अब ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप तुरंत आंसर दोगे। देखो x इज टू 1 पे तो मुझे चेक करना है, तो मैं सबसे पहले निकालूंगा राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव और फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 2। तो 1 पॉजिटिव का मतलब आपका क्या है, 1.001 माइनस 2 ले लेता हूँ, तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, माइनस 0.99999, इसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू। बताओ 0.999 माइनस 0.99 के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या होती है? ऐसा फ्रैक्शनल फंक्शन के बारे में नहीं पता है क्या? इन केस नहीं पता तो बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ एक्स इज टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। हेलो 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 यार, देखो रिस्पॉन्ड कर दिया करो एटलीस्ट। यस सर, एक बार हाँ मतलब, क्योंकि देखो मुझे भी पता है यार, 8 to 10 तुम लोगों का पूरे दिन वर्किंग के बाद डिफिकल्ट होता है, तो सेम मेरे लिए भी ही होता है। तो मैं इतनी एनर्जी लगा पा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप रिस्पॉन्ड करोगे तो मुझे और ज्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, नहीं पता है मुझे, आप बस एक बोल दो कि कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा सही चीज में। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि मैं पढ़ा ही जा रहा हूँ, बस आपको दीवारों को पढ़ा रहा हूँ आप, या फिर जबरदस्ती बैठ के पढ़ रहे हो। आप 11th 12th के स्टूडेंट तो नहीं हो यार, सब लोग वर्किंग लोग हो। अब ये चीज तो तुम लोगों से नहीं एक्सपेक्ट की जाती। चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एफ एक्स इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो अपना आउटपुट हमेशा आपका क्या, फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एक्स के बारे में बताता है। फ्रैक्शनल फंक्शन को डिफाइन करूंगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, और ये ऑलवेज टेल्स अबाउट फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ इनपुट। अब मान लो कोई इसके अंदर इंटीजर आ जाएगा, तो इंटीजर की फ्रैक्शनल वैल्यूज, इंटीजर में कोई फ्रैक्शनल वैल्यू है नहीं, तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 0। मान लो कोई नॉन इंटीजर है, 2.1 आ गया, तो 2.1 का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या जाएगा, 2.9 आ जाएगा। 2.9 की फ्रैक्शनल वैल्यू आपकी क्या जाएगी, 0.9। अच्छा मुझे बताओ, माइनस 2.1 की फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? माइनस 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, जल्दी से बताओ। 0.1। 0.1 नहीं होगा, माइनस 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट होगा 0.9। कैसे? मैंने बताया था फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की ये डेफिनेशन आती है, तो फ्रैक्शनल पार्ट मैं बोल सकता हूँ माइनस 2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट, इसकी वैल्यू बोल सकता हूँ -2.1 माइनस -2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। मतलब फ्रैक्शनल फंक्शन याद ही नहीं है क्या तुम लोगों को? पूरा कैलकुलस खत्म होने वाला है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स नहीं पता है? मैंने तो ऑलरेडी बताया था एरिया वगैरह वहां पे। तो क्या जाएगा, -2.1, और -2.1 के फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी, -3। तो क्या जाएगा, -2.1 प्लस 3, तो मतलब आपकी क्या जाएगी, 0.9। सिमिलरली मान लो मुझे निकालने -2.8 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ 0.2। तो मैं इससे कंक्लूड क्या कर सकता हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ी और हमेशा 1 से छोटी होती है। अब इस फ्रैक्शनल पार्ट का मैं ग्राफ बनाऊं, तो इस फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो होगा, एक्स इजिकल्स टू 0 पे 0, 0.1 पे 0.1, 0.2 पे 0.2, 0.5 पे 0.5, 0.99 पे 0.99, और लेकिन जैसे ही इनपुट 1 रख दिया, तो 1 के ऊपर फ्रैक्शनल पार्ट 1 की वैल्यू क्या जाएगी, 0। मतलब 0 से लेके 1 के बीच में ये बनेगा y इजिकल्स टू एक्स जैसा, लेकिन जैसे इंटीजर आए उसके फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी, 0। 1.1 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.1, 1.2 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.2, 1.5 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.5, 1.99 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.99। लेकिन जैसे 2 रखूंगा तो 2 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी, 0। मतलब 1 से लेके 2 के बीच में फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी, x के जैसे ही बिहेव करेगी। सिमिलरली 2 में से 3 में भी फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू ऐसी।
सिमिलरली नेगेटिव से भी -1 का फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0, उसके बाद वैल्यू आपकी क्या बढ़ती रहेगी। तो ये एक ओवरऑल आपका क्या है बिहेवियर होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। मतलब क्लियरली मैं बोलूँ इसकी जो डोमेन है वो सारी रियल वैल्यू होती है, और रेंज ये आपकी क्या उसकी वैल्यू मतलब इनडायरेक्टली ये क्या आपकी रेंज ऑफ फंक्शन होती है। ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। इसका एरिया मैंने बता दिया था, एरिया आपका क्या है हाफ होता है एक पार्ट का। ये ग्राफ्स वगैरह तो आई थिंक मैंने एक्सप्लेन किए थे, दोबारा -2.1 का फ्रैक्शन पार्ट का ग्राफ में कैसे देखेंगे सर? -2.1 का फ्रैक्शनल पार्ट देखो, ये ग्राफ होता है तो -2.1 ये कोई पॉइंट है, इस पे वैल्यू ये क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उस ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल्स टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -2। अब उसकी मुझे निकालनी थी एट x इज इक्वल्स टू 1 पे मुझे लिमिट की वैल्यू। तो मैं क्या करूं यहाँ पे, या फिर एक काम करो -1 ले लो, 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये शायद ये क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैं क्या करूँ x इज इक्वल्स टू 2 पे f ऑफ 2 की वैल्यू क्या जाएगी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1, उसकी वैल्यू 0। ये निकालो नहीं निकालो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए आपको उसके बिहेवियर की वैल्यू चेक करनी है इमीडिएट नेबरहुड पे, मतलब आरएचएल निकालो। तो आरएचएल का मतलब आपका क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1। और 2 पॉजिटिव का मतलब आपका, मैं बोल लेता कोई भी बड़ी वैल्यू लेकर के देता एग्जांपल दीजिए 0.2001 -1। तो इनडायरेक्टली ये क्या जाएगा आपका 1.0001 इसका फ्रैक्शनल पार्ट, और इसकी वैल्यू क्या आती 0 को अप्रोच करेगी। सिमिलरली लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x -1, मतलब x -1 का फ्रैक्शनल पार्ट मतलब 2 नेगेटिव मतलब 1.999999 -1। तो ये क्या जाएगा आपका 0.9999999, और इसका फ्रैक्शन पार्ट की वैल्यू क्या जाएगी 1 को अप्रोच करेगी। तो क्लियरली LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, मतलब क्लियरली मैं बोल सकता हूँ लिमिट ऑफ फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट। आया कंसेप्ट क्लियर सबको? एक लास्ट टाइप का डज नॉट एग्जिस्ट वाला एग्जांपल बता रहा हूँ। एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ 1/x² एट x इज इक्वल टू 0 पे। निकालो, मैं 1 मिनट में है, आप आंसर निकालो।
हाँ आंसर है, आवाज आ रही, आंसर है किसी का? एग्जिस्ट करेगी। does not exist. डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन, रीजन सर ये बहुत प्लस जीरो ये पाइवोटिंग टाइप ऑफ फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, फ्लक्चुएट टाइप का यस ऑसिलेटरी टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं इसको। ठीक है, देखो अब x इक्वल्स टू 0 पे रखूंगा तो साइन 0 पॉजिटिव का मतलब साइन इन्फिनिटी, और 0 नेगेटिव पे भी साइन इन्फिनिटी। अब साइन इन्फिनिटी का मतलब, अब साइन की इन्फिनिटी पे वैल्यू क्या होगी? अब इन्फिनिटी तो एक्चुअली किसी ने देखा नहीं है, तो इन्फिनिटी पे साइन की वैल्यू क्या होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 टू +1, बट ये वैल्यू क्या होगी ये मैं नहीं बता सकता। तो इसलिए इसको मैं क्या बोलता हूँ आपका, ये क्योंकि ये जो वैल्यू है ये फ्लक्चुएट करेगी, तो फ्लक्चुएट करेगी तो इस केस में मैं बोल सकता हूँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगी। लेकिन इसकी जरूरत कहाँ पे पड़ती है, जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और x इंटू साइन 1/x ऐसा फंक्शन दे दिया। अब देखो ये आपका क्या x है, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये साइन 1/x है, मतलब साइन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ प्रीवियस क्वेश्चन में सर जैसे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट से चेक करें x अप्रोचिंग टू दोनों 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 साइन इन्फिनिटी पे जा रहा है ना, तो साइन इन्फिनिटी पे जा रहा है, तो आंसर मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैंने बोला था कि लिमिट का जो आंसर होगा वो एक फाइनाइट होगा। अब तो कोर्स फाइनाइट है, लेकिन किस नंबर को अप्रोच कर रहा है, क्योंकि मैंने क्या बोला था, आरएचएल अप्रोचेस टू एम और एलएचएल अप्रोचेस टू एन, लेकिन एम और एन क्या है ये मुझे नहीं पता है। एम इजिकल्स टू एन है, एम इजिकल्स टू एन नहीं है, ये चीज मुझे नहीं पता है। तो उसकी वजह से मैं लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बोल रहा हूँ। और किस टाइप की, फ्लक्चुएटिंग टाइप डिसकंटिन्यूटी बोलूंगा, ऑसिलेटरी टाइप की डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि रिपीट होता रहता है। ओके सर। अब देखो इस एग्जांपल की मैं बात करूँ तो 0 इंटू ये साइन इन्फिनिटी, तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है और यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं। ये आपका क्या 0 को अप्रोच कर रहा है, और ये एनी फाइनाइट वैल्यू बिटवीन -1 to 1, तो यहाँ पे इंडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं, क्योंकि ये 0 को अप्रोच कर रहा है और ये -1 से 1 के बीच में कोई वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों का प्रोडक्ट आपका 0 को अप्रोच करेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका 0 होगा। तो सोचना ही नहीं है। तो इस टाइप की मिस्टेक्स को आपको अवॉइड करना है, इसीलिए मैंने कंसेप्ट के ऊपर इतना फोकस किया है। स्टार्टिंग का 45 मिनट्स के आसपास मैंने सिर्फ इसी चीज के ऊपर फोकस किया है कि ये कंसेप्चुअल चीजें होती हैं, उनकी वजह से गलती ना करें। आई होप सारे केसेस समझ में आए होंगे जिसमें लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट वाले हैं या फिर डिफाइन वाले चीजें हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट, लिमिट्स ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, वन साइडेड लिमिट। अब मान लो आपके पास क्या फंक्शन दे दिया एफ एक्स इजिकल्स टू, क्या दे दिया, साइन इनवर्स एक्स। अब क्या पूछेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एफ एक्स, ये पूछेगा। अब इस केस में इसका मैं ग्राफ बनाऊं, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊं। चलो हाँ, अब देखो यहाँ पे मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा, तो ये साइन इनवर्स का ग्राफ होगा, कुछ इस पैटर्न का ग्राफ बनेगा। अब x इजिकल्स टू 1 ये है। अब x इजिकल्स टू 1 क्या है, एक्सट्रीम एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन है। अब एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट है, तो मैं जब भी किसी फंक्शन की लिमिट को इवेल्युएट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, LHL निकालूंगा। तो LHL क्या होगा आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव। अब उस केस में ये वैल्यू क्या जाएगी आपकी, साइन इनवर्स x, ये किसको जाएगी आपकी पाई बाई 2 को अप्रोच करेगी। अब RHL निकालूंगा
तो RHL निकालूंगा तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव। अब 1 पॉजिटिव पे तो इसका ग्राफ बनता ही नहीं। अब 1 पॉजिटिव पे इसका ग्राफ बनता ही नहीं है तो मतलब अपन यहाँ पे LHL और RHL दोनों के बारे में मैं बता नहीं पाऊंगा, और जब तक LHL RHL के बारे में बता नहीं पाऊंगा तो लिमिट नहीं बता पाएंगे। तो बताओ क्या x इक्वल्स टू 1 पे ये आपका क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी? कैसे हम बताएंगे, कैसे क्लियर कर पाएंगे? कोई भी? कोई भी नहीं। तो एक यहाँ पे x इक्वल्स टू 1 पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। क्यों एग्जिस्ट करेगी? उसका रीजन क्या है? ये यहाँ पे वन साइडेड लिमिट के बेसिस पे मैं आंसर दे सकता हूँ। वन साइडेड लिमिट के बेसिस पे क्या करूँ? लेट्स अज्यूम करो कि कोई फंक्शन है, उसका जो डोमेन दे रखा है वो a से लेके b दे रखा है, ये क्लोज इंटरवल में ऐसे दे रखा है। तो क्या बोलूँगा? इफ एट x इज इक्वल्स टू a and x is equals, if x equals to a and x equals to b are extreme leftmost or rightmost points of function, if x is equals to a or x equals to b, extreme leftmost or rightmost point of domain, then we can answer exists about existence of limit of function by observing one-sided value and value of function, one-sided limit and value of function। अब देखो मैं क्या करूं, x इक्वल्स टू b क्या है? ये आपका राइट मोस्ट पॉइंट है। तो इस केस में RHL वो तो आपका क्या है, लॉजिकली उसके बारे में हम लोग फिजिबल है ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है वो सारी चीज, तो उसके बारे में हम बता ही नहीं सकते। तो ऐसे केस में क्या करूंगा, LHL एट x इक्वल्स टू b देखूंगा एंड f ऑफ b देखूंगा। और इन केस LHL एट x इक्वल्स टू b और f ऑफ b ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। दोनों इक्वल आ जाते हैं तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, आपका लिमिट एग्जिस्ट करेगी। लेकिन ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं या फिर ये आपका क्या है, नहीं जाता है, तो उस केस में बोलूंगा आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। सिमिलरली x इज इक्वल्स टू a, आपका क्या है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन है। तो इस केस में क्या करूंगा मैं, LHL तो डिफाइन नहीं है तो मैं क्या करूंगा, RHL एट x इज इक्वल्स टू a एंड f ऑफ a, ये दोनों मैं चेक करूंगा, और यदि दोनों इक्वल है तो उस केस में क्या बोलूंगा, आपका लिमिट एग्जिस्ट। और यदि दोनों इक्वल नहीं है तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, आपका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस केस में क्लियरली मैं बोलूं, अब यहाँ पे मैं बोल दिया कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 साइन इनवर्स x, तो डायरेक्टली आंसर क्या बोल देता हूँ आपका π/2, क्योंकि एक्सट्रीम राइट मोस्ट पॉइंट है। लिमिट x अप्रोचेस टू -1 और साइन इनवर्स x, तो उस केस में आंसर क्या जाएगा आपका -π/2। ये आपका क्या वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट है। आई होप ये वाला कंसेप्ट भी आपको क्लियर हुआ होगा। अरे हाँ ना तो बोल दो भाई लोगों, नोट करो फटाफट से। डन।
ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं एक्चुअल चैप्टर में जो हमें पढ़ना है, मेथड्स ऑफ इवेल्युएटिंग लिमिट्स। लिमिट्स को इवेल्युएट करने के मेथड्स। पहला मेथड 1, यूजिंग algebraic मैनिपुलेशन। अब algebraic मैनिपुलेशन में क्या क्या हो सकते हैं आपके? फैक्टराइजेशन हो सकता है, रेशनलाइजेशन हो सकता है, कैंसिलेशन हो सकता है, etc। मतलब algebraic मैनिपुलेशन के बेसिस पे आपको सोल्व करना है। तो हर टाइप के एक दो क्वेश्चन का जैसे क्वेश्चन है, अब मान लो क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे एक स्टूडेंट क्या गलती करते हैं, डायरेक्टली लिमिट को इवेल्युएट करना स्टार्ट कर देते हैं या फिर डायरेक्टली एल हॉस्पिटल रूल लगाना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आंख बंद करके आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगाओ। मैं कभी भी ये चीज नहीं बोलूंगा लिमिट के क्वेश्चंस में। लिमिट के क्वेश्चन में मैं कभी भी ये नहीं बोलूंगा कि आप डायरेक्टली एल हॉस्पिटल लगाओ। हाँ, इंटीग्रेशन का क्वेश्चन हो गया या फिर बाकी जगह का न्यूटन लेबनिज हो गया, तो वहां पे आपका क्या स्टैंडर्ड टाइप की चीजें ही होंगी, तो वहां पे आप लोग एल हॉस्पिटल लगा सकते हो, लेकिन लिमिट के क्वेश्चन में नहीं करना। आपको सबसे पहले ये चीज आइडेंटिफाई करनी है कि जो क्वेश्चन है आपका इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना रहा है या नहीं बना रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इंडिटरमिनेंट फॉर्म बना ही नहीं रहा है और आप आग बंद करके एल हॉस्पिटल लगाए जा रहे हो और आंसर आ भी गया है और वो आंसर ऑप्शन में भी है, लेकिन पता चला कि आते आते आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन होती है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले फॉर्म को आइडेंटिफाई करना है और जितनी भी फॉर्म है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कैसे कन्वर्ट करके सोल्व करते हैं वो चीज आपको देखनी है। अब देखो जैसे बेसिक इक्वेशन है ये है, अब सबसे पहले वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगी 1 + 5 - 6 अपॉन 1 - 1, मतलब 0/0 फॉर्म आ गई। 0/0 फॉर्म आ गई मतलब इसको मैं क्या बोलूंगा, आपका इनडिटरमिनेंट फॉर्म होगी। इनडिटरमिनेंट फॉर्म है तो इस केस में लिमिट को इवेल्युएट करना है। तो लिमिट को इवेल्युएट करने के लिए मैंने क्या बोला था, जो पार्ट इनडिटरमिनेंट बना रहा है उसको हटाने की कोशिश करो। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, उसको फैक्टराइज करता हूँ। तो इसके फैक्टर देखूंगा तो क्या जाएगा x + 6 × x - 1 अपॉन नीचे क्या जाएगा x + 1 × x - 1। अब क्लियरली देखोगे x - 1 से x - 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 x + 6 अपॉन x + 1। अब यहाँ पे आप देखोगे वैल्यू, ये भी डिनोमिनेटर में, हमेशा डिनोमिनेटर में चेक करना है कि डिनोमिनेटर को कोई पंगा तो नहीं है, डिनोमिनेटर को कोई वैल्यू पे प्रॉब्लम नहीं है, तो मतलब यहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इस केस में वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा 7/2 और ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आपका आंसर होगा। इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन विदाउट एल हॉस्पिटल सोल्व करूं, क्योंकि एल हॉस्पिटल तुम लोगों को आई थिंक आता ही है और बाकी जितने भी जहाँ पे हमने लिमिट के क्वेश्चन सोल्व किए हैं हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन में एल हॉस्पिटल ही यूज किया है। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर फोकस करें, कंसेप्चुअल चीजों को कैसे करते हैं। तो वहां पे फिर कई बार क्या है क्वेश्चन ऐसा एग्जाम्स में, यूजुअली आईआईटीज में तो ऐसा क्वेश्चन देता है जहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल फेल हो जाता है, लेकिन पीजीडीबी में इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है। पीजीडीबी में एल हॉस्पिटल रूल लग जाता है, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें एल हॉस्पिटल रूल थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इस वजह से प्रॉपर मेथड भी आपको पता होना चाहिए। तो एक अल्टरनेट मेथड वैसे सबको पता ही है, लेकिन मैं एक बार वापस से बता देता हूँ। अल्टरनेट मेथड है जब भी आपका क्या 0/0 फॉर्म हो जाती है तो ऐसे केस में आप एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि ऊपर वाले फंक्शन में 0/0 जा रहा है, मतलब वो वैल्यू आपकी क्या है 0 को अप्रोच कर रही है, नीचे वाला फंक्शन आपका क्या है 0 को अप्रोच कर रही है। तो ऐसे केस में मैं उन ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन दोनों को मैं क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, और डिफरेंशिएट तब तक करता रहूं जब तक डिनोमिनेटर आपका क्या है नॉन जीरो ना बन पाए।
और ये जो रूल था ये एक्सप्लेन किया गया है आपका टेलर सीरीज से, जो आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा हायर मैथमेटिक्स में। तो इसका प्रूफ वगैरह ये किसी काम का है नहीं, आप बस सिंपल याद रखो आपका सारी चीज में जब 0/0 बन रहा है तो ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देता हूँ, नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएट कर देता हूँ, और तब तक डिफरेंशिएट करता रहता हूँ जब तक आपका क्या नीचे वाला फंक्शन आपका क्या नॉन जीरो ना बनता रहे। तो ऐसे केस में एरो स्क्वायर लगाऊंगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इसका डिफरेंशिएट 2x + 5 अपॉन 2x। अब लिमिट रख दूंगा तो क्या जाएगी 2 + 5 अपॉन 2 मतलब 7/2 डायरेक्टली आंसर है। तो बस एक क्वेश्चन में मैंने बता दिया, अब आगे किसी क्वेश्चन में मैं ऐसा नहीं बताऊंगा, और टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बेटर वाले क्वेश्चन से मैं करूं, ये बस समझाने के लिए मैंने बता दिया है सब। ठीक है, निकालो क्वेश्चन का आंसर। जैसे लिमिट x अप्रोचेस टू 1, x³ + 5x² + 7x - 13 अपॉन x⁵ + 7x³ - 8। आंसर निकालो फटाफट, फटाफट से बोलो आंसर। फिफ्टीन बाई 26। ठीक है, आई थिंक मुझे लगता नहीं कि एक्सप्लेन करना है, वैसे रखोगे तो आपके देखो 0/0 फॉर्म आ रही है, 0/0 फॉर्म है तो ऐसे केस में एल स्क्वायर रूल लगा के आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, कोई इशू नहीं। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, 3x² + 4x - 20 अपॉन √x - √2। विदाउट एल हॉस्पिटल ट्राई करके देखो, विदाउट एल हॉस्पिटल फटाफट आंसर दो, विदाउट एल हॉस्पिटल। सुबह से कोई आंसर काफी टाइम ले लिया। सर 32√2। 32 √2 क्या करूँगा, फैक्टराइज करूँगा, √x - 2 है तो 3x², ये फैक्टर है 60, 60 फैक्टर बना रहे हैं, फैक्टर्स 6 और 10 प्लस 10x - 6x - 20 अपॉन √x - √2। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2, पूरे फैक्टर बन जाएंगे 3x + 10 इंटू x - अपॉन √x - √2। तो इसको केस में मैं क्या कर देता हूँ, √x + √2 से मल्टीप्लाई और √x + √2 से डिवाइड, तो क्या जाएगा आपका x - 2 इंटू √x + √2। तो x - 2 से x - 2 कैंसिल, अब वैल्यू रख दूंगा तो कितना जाएगा आपका, ये आपका 6 + 3 16 इंटू √2 + √2 2√2, क्या जाएगा 32 √2, 32 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू π/2, tan²x, धीरे धीरे मैं थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूँ, इंटू sin x - 1 अपॉन, हाँ बस इसी को कर लो, सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए।
काफी टाइम ले लिया, कोई आंसर? देखो सबसे पहले फॉर्म देखो, x इक्वल्स टू पाई बाई 2 पे tan पाई बाई 2 इंफिनिटी sin पाई बाई 2 1 माइनस 1 मतलब 0 इंफिनिटी इंटू 0। अब हमेशा अपनी हैबिट में बना लो, इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म को हमेशा या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है या फिर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। या तो मैं एल हॉस्पिटल का यूज कर लूँ या फिर कुछ स्टैंडर्ड चीजों का यूज कर लूँ। तो इसको मुझे क्या कन्वर्ट करना है, 0/0 है, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। अब देखो tan स्क्वायर एक्स है, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2, tan स्क्वायर एक्स को बोल सकता हूँ sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया 1 माइनस sin एक्स। प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है, 1 माइनस sin एक्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको हटाने की कोशिश करो। तो माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाई 2 बन जाएगा sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स को बोल सकता हूँ 1 माइनस sin स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस sin स्क्वायर को बोल सकता हूँ 1 प्लस sin एक्स इंटू 1 माइनस sin एक्स इंटू 1 माइनस sin एक्स। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 माइनस sin एक्स से 1 माइनस sin एक्स कैंसिल, अब वैल्यू रख दो, तो अब फिर क्या जाएगी sin पाई बाई 2 मतलब माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 मतलब माइनस 1/2। के आंसर नहीं है, तो इतना इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 अपॉन x क्यूब प्लस 8x की पावर 4 प्लस 5x प्लस 3। बड़ा परसेंट से दो। सर तो जो भी क्वेश्चन हो, अगर एल हॉस्पिटल में से सॉल्व करना है तो उसको पहले 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी लगाना जीरो पड़ेगा। बाई जीरो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी। अब देखो बाकी तो यहाँ पे ऊपर में लगाते हैं, एल हॉस्पिटल लगाते हैं, थोड़ा सा लेंदी जा रहा होगा, इसलिए मैंने बोला था कि एल हॉस्पिटल, क्योंकि काफी क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो एल हॉस्पिटल से बहुत ज्यादा लेंदी बनते हैं, इसलिए मेथड पढ़ते हैं, वरना यूजुअली सारे में बोलते हैं कि देखो तुम एल हॉस्पिटल आते ही है, एल हॉस्पिटल लगा दो। यदि एल हॉस्पिटल से सारे क्वेश्चन इजीली बनते हैं तो फिर हमें बाकी मेथड जो 7-8 मेथड जो होते हैं वो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सारे मेथड हम लोग इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि एल हॉस्पिटल से क्वेश्चन बहुत लेंदी जाते हैं, एल हॉस्पिटल तो एज ए ट्रिक की तरह पढ़ते हैं। ठीक। ठीक है, चलो आंसर दो इसका। 1/8। बिल्कुल सही है, 1/8 है। अब देखो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो उस केस में जब x इन्फिनिटी को जाता है तो उस केस में हायर पावर डोमिनेट करती है। तो ऐसे केस में मैं सबसे बड़ी पावर को मैं बाहर ले लूँ, तो सबसे बड़ी पावर क्लियरली यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। तो मैं क्या कर दिया, दोनों तरफ ऊपर नीचे दोनों में सबसे बड़ी पावर को कॉमन ले लिया, x की पावर 4 कॉमन ले लिया, 1 प्लस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर 7 अपॉन एक्स क्यूब 9 अपॉन एक्स की पावर 4 अपॉन नीचे भी x की पावर 4 1 अपॉन एक्स प्लस 8 प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 3 अपॉन एक्स की पावर 4। अब देखोगे x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल, अब लिमिट रखोगे तो समथिंग 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 अपॉन इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू क्या आती है 0, तो क्या जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 0। आंसर क्या जाएगा 1 अपॉन 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaches to infinity root x plus 3 minus root x minus 6। आंसर दो फटाफट। Zero.
0 आई थिंक सही है, एक बार चेक करते हैं बाकी लोग। 0 होगा सर। 0 बिल्कुल सही आंसर है। क्या करोगे, रूट रूट आ गया, सबसे पहले फॉर्म चेक करोगे, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है। इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो फिर उस केस में क्या करोगे, रेशनलाइज। तो रेशनलाइज करने के लिए मैं क्या करूंगा, रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स प्लस 6 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, ऊपर एक्स प्लस 3 रूट का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 का रूट का होल स्क्वायर अपॉन नीचे रूट एक्स प्लस 3 प्लस रूट एक्स प्लस 6। थोड़ा ध्यान से देखोगे, एक्स से आपका क्या एक्स कैंसिल, और ये जो एक्सप्रेशन बन जाएगा यहाँ पे एक्स की टर्म नहीं बचेगी, तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका 9 अपॉन एक्स कॉमन होगा, तो क्या जाएगा आपका एक्स की पावर 1/2 कॉमन, और ये क्या जाएगा 1 प्लस 3/x प्लस एक्स की पावर 1/2 से भी कॉमन आ जाएगा, तो आपका क्या जाएगा 1 प्लस 6/x। तो ये 0 बन जाएगा, लेकिन ये 1/इन्फिनिटी की वजह से क्या जाएगा आपका आंसर 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x approaches to infinity under root x square minus 5x minus 7 minus under root x square plus 5x x square plus 7x। फटाफट से आंसर दो। वन बाई टू 1/2 रोंग है, दोबारा से एक बार ट्राई करो, दोबारा से चेक करो, 1/2 रोंग है, इतना आसान नहीं होगा। -6। हाँ आई थिंक -6 सही है, बाकी लोग ट्राई करो। ऐसे क्वेश्चन को करने की ट्रिक भी बताऊंगा इफेक्टिव डिग्री का यूज करते हुए, मैं डायरेक्टली विद इन 20 सेकंड में कैसे करते हैं वो मैं चीज बताऊंगा। अभी मैं पहले लॉजिक से बताऊंगा, फिर उसके बाद ट्रिक्स बताएंगे। देखो क्या है आपका, सबसे पहले इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, तो क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो रैशनलाइज करूंगा तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5। एक्स स्क्वायर से आपका एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -12x और -7 और ये +5 -2 अपॉन, यहाँ पे हाईएस्ट पावर को कॉमन ले लिया, तो हाईएस्ट पावर को कॉमन लिया तो x कॉमन ले लिया, तो क्या जाएगा आपका 1 -5/x -7/x स्क्वायर प्लस यहाँ से मैंने 1 कॉमन ले लिया, तो 7/x -5/x स्क्वायर। यहाँ से x कॉमन ले लूंगा, x से आपका x कैंसिल हो गया 2/x, लिमिट रख दूंगा, तो ये क्या आपका क्या है 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो फाइनल आंसर क्या जाएगा -12/1 + 1 मतलब -6 आंसर। एक क्वेश्चन और करो, मेरा 1 सेकंड। इसी पैटर्न का क्वेश्चन, लिमिट x अप्रोचेस टू 3 13 + x -4 अपॉन 10 + 2x -4।
1. हाँ, एल हॉस्पिटल से आंसर किया क्या आपने? हाँ सर. ठीक है, एल हॉस्पिटल से भी आंसर आ जाएगा और बाकी रेशलाइज भी कर सकते हो। ऐसे केस में सजेस्ट करता हूँ एल हॉस्पिटल लगा दो, क्योंकि 0/0 फॉर्म होती, तो एल हॉस्पिटल लगा दूंगा तो डायरेक्टली आंसर होगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। ये क्या जाएगा आपका रूट एक्स का आंसर 1/2 रूट 13 प्लस एक्स इंटू चैन रूल से क्या जाएगा 0+1 -0 अपॉन 1/2 रूट 10 प्लस 2x, और आपका क्या है 0+1 -0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका लिमिट x अप्रोचेस टू 3 रूट 10 प्लस 2x अपॉन रूट 13 प्लस x। लिमिट रख दूंगा तो क्या जाएगा आपका रूट 10 प्लस 6 अपॉन ये क्या जाएगा रूट 13 प्लस 6, तो क्या जाएगा 4/4, मतलब फाइनल आंसर क्या जाएगा 5। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेथड 1 में हमने काफी प्रैक्टिस कर ली, सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ली। आगे बढ़ते हैं मेथड 2। अच्छा, रूल्स ऑफ वो बताने की जरूरत तो नहीं, क्योंकि रूल्स ऑफ लिमिट्स, रूल ऑफ डिफरेंशिएशन भी वही थे, इंटीग्रेशन भी वही थे, तो लिमिट्स में तो स्पेसिफिकली बताने की जरूरत तो नहीं है ना, वही चीजें एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स है, के इंटू एफ एक्स है, वो चीज तो आप कर लोगे ना चीजें इतने तो। अच्छा, अभी ये सारे क्वेश्चन को करने की एक ट्रिक बताता हूँ। एक दो चीज मैं बताऊंगा, एक आपका होता है डोमिनेटिंग टर्म और एक होती है इफेक्टिव डिग्री। डोमिनेटिंग टर्म क्या होता है, मतलब वो टर्म जो डोमिनेट करेगी। जब ऐसा दे रखा है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 है, अब मुझे बताना 3x² प्लस 8x³ प्लस x⁻20, तो किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा? किसका इफेक्ट ज्यादा रहेगा? x² का इफेक्ट ज्यादा होगा या x⁻20 का ज्यादा होगा? नहीं, x अप्रोचेस टू 0 है, तो जितना भी नंबर जीरो जीरो से मतलब जीरो को अप्रोच कर रहा है, तो आपको पता है व्हेन x इज लेस देन 1, मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होता है, तो x की पावर लोअर की वैल्यू x की पावर हायर से बड़ी होती है। तो इस केस में जो डोमिनेटिंग टर्म कौन सी होगी आपकी, क्या होगी? लोअर टर्म डोमिनेटिंग टर्म होगी। ठीक है, तो ऐसे केस में सबसे पहले प्रॉपर मेथड, फिर मैं ट्रिक बताऊंगा। तो प्रॉपर मेथड क्या होता है ऐसे केस में, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी, x² को कॉमन ले लूंगा, तो 3 प्लस 8x³ प्लस x⁻20 x³ x और x⁻18। अब इसके हिसाब से एडजस्ट करूंगा तो ये आपका क्या, मान लो कट रही है, तो ये 3 और ये 0 बन के इसके हिसाब से आंसर आ जाएगा। तो ऐसे केस में ट्रिक क्या बोलती है, आप सबसे पहले डोमिनेटिंग टर्म निकाल लो, तो क्लियरली दिख रहा है कि ये टर्म आपके क्या डोमिनेटिंग टर्म है, तो इसका आंसर कौन अल्टीमेटली यही डिसाइड करेगा। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह आप सिर्फ 3x² लिखोगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। सिमिलरली इसी केस में लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी हो और 3x² 8x³ प्लस x⁻20 होगी, तो ऐसे केस में व्हेन x ग्रेटर देन 1 होगा तो x की पावर हायर की वैल्यू x की पावर लोअर से ज्यादा होगी, तो क्लियरली x⁻20 डोमिनेटिंग टर्म है। तो इसके लिए प्रॉपर मेथड हमने बताया था, सबसे बड़ी पावर को बाहर लेंगे, तो वो करने की जरूरत नहीं। अब डायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूँ, ये डोमिनेटिंग टर्म है, तो इस केस में मैं इसको बोल सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी x⁻20 भी बोल सकता हूँ। ये डोमिनेटिंग टर्म का कंसेप्ट क्लियर हुआ सबको? अब इफेक्टिव डिग्री, इफेक्टिव डिग्री इफेक्टिव डिग्री क्या होती है, ईडी से भी बोलता हूँ। ईडी इज डिग्री ऑफ डोमिनेटिंग टर्म।
तो जो डोमिनेटिंग टर्म है उसकी जो डिग्री है वो आपकी क्या होगी, इफेक्टिव डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो, ये डोमिनेटिंग टर्म है, इसकी इफेक्टिव डिग्री की वैल्यू क्या बोल जाएगा आपका 20। ये डोमिनेटिंग टर्म है तो इसकी इफेक्टिव डिग्री की वैल्यू क्या बोल देता हूँ आपका। अब इफेक्टिव डिग्री का कंसेप्ट का यूज क्या है, डोमिनेटिंग टर्म और इफेक्टिव डिग्री के कंसेप्ट का यूज क्या होता है। मान लो मुझे कोई फंक्शन है, उस केस में अपने पास सिचुएशन है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, उस केस में मैं इफेक्टिव डिग्री फाइंड करूंगा, इफेक्टिव डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फाइंड करूंगा। अब इफेक्टिव डिग्री फाइंड की, अब तीन केस हो सकते हैं, या तो इफेक्टिव डिग्री न्यूमरेटर की लोअर डिनोमिनेटर की हायर, या फिर इफेक्टिव डिग्री न्यूमरेटर की हायर डिनोमिनेटर की लोअर, या फिर इफेक्टिव डिग्री दोनों की सेम अपॉन सेम। तो ऐसे केस में लोअर अपॉन हायर है इफेक्टिव डिग्री, तो इम्पैक्ट कौन करेगा, ये इम्पैक्ट डालेगा हायर वाला, इम्पैक्ट डालेगा हायर वाला। तो आंसर अपने हिसाब से आंसर देगा 1/0 टाइप का होगा, मतलब इसका आंसर इन्फिनिटी, मतलब क्लियरली लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इस केस में इफेक्टिव डिग्री देखो लोअर से तो हायर है, ये आपकी क्या कैंसिल होगी, बचेगा हायर वाला, तो मतलब इनडायरेक्टली हायर वाला इम्पैक्ट डालेगा और आंसर आपका क्या अपने हिसाब से 0। और सेम अपॉन सेम दोनों आपके क्या सेम रेट से बढ़ेंगे या सेम रेट से कम होंगे, तो दोनों एक दूसरे को कंपनसेट को निकाल देंगे। तो इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट आंसर। सिमिलरली लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जा रहा है, तो उस केस में लोअर अपॉन हायर, या फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हायर अपॉन लोअर, या फिर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी सेम अपॉन सेम। तो इस केस में लोअर अपॉन हायर है तो ये बच जाएगा, तो आंसर इसके हिसाब से 1/इन्फिनिटी, 1/इन्फिनिटी का मतलब आंसर क्या जाएगा 0। हायर बचेगा तो ये डोमिनेट करेगा, मतलब ये इन्फिनिटी, मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और ये सेम अपॉन सेम, मतलब आंसर क्या जाएगा आपका फाइनाइट आंसर। और आंसर क्या होगा उनका कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स के आंसर। क्या ये कंसेप्ट सबको क्लियर हुआ बहुत अच्छे से? हाँ ना बोलो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर भाई लोगों? अरे यस नो कुछ तो बोलो। आई नो थक गए हो, 2 घंटे की क्लास है, मेरे लिए भी काफी लेंदी हो गई है, आप लोग के लिए भी हो गई, लेकिन अब तो 15 मिनट की बात है, खत्म कर लेते हैं टॉपिक। सिलेबस कंप्लीटेशन है इसलिए थोड़ा सा लेना पड़ रहा है, नहीं तो कोई इशू नहीं था। अब इन क्वेश्चन का आंसर देते हैं, इन्फिनिटी वाले। हेलो हेलो हेलो, अरे कोई तो बोल जाओ, ऐसा लग रहा है मैं अकेला पढ़ रहा हूँ। Yes, sir. अब देखो इन्फिनिटी वाले जो क्वेश्चंस किए थे उनका आंसर देते हैं। अब ये देखो ये क्वेश्चन था, हम लोगों ने वैसे ही काफी शॉर्ट में किया था, लेकिन अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी मैंने क्या बोला, इफेक्टिव डिग्री डोमिनेटिंग टर्म हाईएस्ट पावर की डिग्री, मतलब क्लियरली इफेक्टिव डिग्री 4 अपॉन नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 4, सेम अपॉन सेम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, उनका ऑप्शन मतलब 1/8 डायरेक्टली आंसर। तो ये थोड़ा सा बेनिफिट 25 से 30 सेकंड आप आराम से बता सकते हो इस कंसेप्ट के हेल्प से। मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, फटाफट से आंसर दो, मुझे वर्बली आंसर दो। जैसे मैंने बोल दिया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 3x² + 5x³ 7x⁸ अपॉन x⁹ + x⁴ + 7x। फटाफट से आंसर दो क्या होगा। Doesn't exist. डजंट एग्जिस्ट क्यों? एक्स अप्रोचेस टू 0 है तो डोमिनेटिंग टर्म लोअर डिग्री, लोअर डिग्री, ऊपर इफेक्टिव डिग्री 2, नीचे इफेक्टिव डिग्री 1, और लिमिट अप्रोचेस टू 0 है बाबू 0। 0 है तो ऊपर बचेगा एक्स की टर्म बचेगी, तो मतलब एक्स की टर्म बचेगी तो फाइनल आंसर क्या जाएगा, 0 को बनाएगा। ऐसे लॉजिकल मिस्टेक मत करो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी
8x³ plus 7x² upon 9x plus 12x² plus 13x³ आंसर दो जल्दी से। एट बाय 13। तो क्लियरली इफेक्टिव डिग्री 3, इफेक्टिव डिग्री 3, तो फाइनल आंसर 8/13। देखो वर्बली आंसर दे दो, ठीक है। मेरे हिसाब से ये दोनों चीजें क्लियर होगी। तो सर वन मोर थिंग सर, जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन में जीरो कैसे आंसर हो गया सर? जीरो आंसर कैसे हुआ है, देखो ऊपर x अप्रोचेस टू जीरो, तो इफेक्टिव डिग्री लोअर टर्म, तो ऊपर x² ये बचेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 3x² अपॉन 7x, x से x कैंसिल, तो 3/7 इंटू x बचेगा। ओके और तो उसमें से जीरो, मैंने डायरेक्टली करने का तरीका बताया था, वैसे तो प्रॉपर तरीका तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो 2 मेथड हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं मेथड 3। with help of बाइनोमियल थ्योरम। याद है बाइनोमियल थ्योरम के फॉर्मूले सबको? तो अप्रोक्सीमेशन का यूज करना है। ऐसा दे रखा है, इफ x इज अप्रोचेस टू जीरो, x अप्रोचेस टू जीरो है, तो इस केस में 1 प्लस एक्स की पावर n को मैं अप्रोक्सीमेटली बोल सकता हूँ 1 प्लस nx, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर, या फिर एक क्यूब क्यूब तक बोल सकता हूँ, या फिर इसको मैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 मतलब 6, यहाँ तक बोल सकता हूँ एज पर रिक्वायरमेंट। अब एज पर रिक्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया, वो मुझे डिपेंड करेगा बाकी की जो टर्म्स हैं उनको देखते हुए, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है कि हमेशा आंसर आपका क्या है 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म, मतलब इनडायरेक्टली इंडिटरमिनेट फॉर्म बनेगा। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने के लिए आपके पास जो इंडिटरमिनेट फॉर्म बनाने वाले एक्स्ट्रा फैक्टर्स है उसको कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन की हेल्प से मैं बताता हूँ कि कैसे बनेगा, फिर उसके बाद करेंगे। राइट, जैसे क्वेश्चन है आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 3x की पावर 1/4 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर की पावर क्या है एक्स स्क्वायर। अब एल हॉस्पिटल लगाना है तो यहाँ पे एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा आपको 2 बार एल हॉस्पिटल लगाना अपने आप में थोड़ा सा लेंदी, क्योंकि पावर 1/4 है, उसको सोल्व करना तो वो लेंदी होता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास एक्स्ट्रा टर्म क्या है आपकी 1 है, सबसे पहले फॉर्म रखूंगा तो 1 प्लस 0, तो 1 माइनस 1 अपॉन 0 मतलब 0/0 फॉर्म हो रही है, तो 0/0 फॉर्म हो रही है मतलब आपका क्या है इंडिटरमिनेट फॉर्म है, मतलब क्वेश्चन आंसर सिंप्लीफाई होगा। तो एक्स्ट्रा जो टर्म आपकी क्या सिर्फ 1 तक है, तो मतलब इस एक्सप्रेशन को मैं अप्रोक्सीमेटली कर दूंगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इसको मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस nx, मतलब 1/4 इंटू 3x यहाँ तक रख दूंगा, और माइनस 1 अपॉन 1 प्लस nx, और ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर। तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, इफेक्टिव डिग्री 1 अपॉन इफेक्टिव डिग्री 2, इफेक्टिव डिग्री लोअर अपॉन हायर, तो आंसर क्या होता है आपका इनफिनिटी मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन इसी क्वेश्चन में यदि ऐसा दिया होता लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 3x की पावर 1/4 माइनस 1 माइनस 3/4 x अपॉन एक्स स्क्वायर होता। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला है, ये जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले देखूंगा आपका क्या है 0/0 फॉर्म बन रही है। मैंने क्या बोला था, इसका एक्सपेंशन मैं तब तक करूंगा जब तक मेरे पास फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म ना आए। तो मैं क्या करूं, इस चीज को एक्सपेंशन करूं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस 1/4 इंटू एक्स मतलब nx प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2
एंड सो ऑन आगे लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अपन को x अप्रोचेस टू 0 तो लोअर डिग्री ही इफेक्टिव डिग्री होती है, तो इफेक्टिव डिग्री है तो मतलब लोअर डिग्री तक टर्म तक छोड़ देता हूँ। एंड -1 माइनस 3/4x अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखो, 1 से आपका क्या है, 1 कैंसिल, 3/4x से 3/4x कैंसिल। अब देखो यहाँ पे ऊपर इफेक्टिव डिग्री 2 अपॉन नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 2, तो इसका आंसर मैंने क्या बोला, एक फाइनाइट आंसर होगा। और आंसर क्या होता है, उन दोनों का कोएफिशिएंट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, मैं डायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, 1/4 इंटू माइनस 3/4 इंटू 9/2 अपॉन 1। अब सिंप्लीफाई हो नहीं पा रहे तो क्या जाएगा, -27 अपॉन 32। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप समझ पा रहे हो गए ये वाला कंसेप्ट क्यों जरूरी है। हाँ ना बोलो। Yes. ठीक है, इसका अल्टरनेट है एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से तो वैसे भी बन जाएंगे। क्वेश्चन और कर लो जिसमें थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करना पड़ सकता है। जैसे क्वेश्चन दे दिया आपका, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + 2x की पावर -3 -1 + 6x अपॉन √4 + x स्क्वायर -2। सर वो बता दीजिए फिर से, कब तक खोलते रहते हैं उसको? जब तक फर्स्ट नॉन कैंसिल टर्म अपडेट नहीं हो आपके पास। मतलब सर जैसे ये 3/4x था और 1 था, तो तब तक खोलते रहना है जब जब तक ये तक कट ना जाए। कैंसिल होने वाले टर्म मिलते रहेंगे ना, मतलब एक्स्ट्रा टर्म कैंसिल हो बचते रहेंगे, तब तक मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। वो एक्स्ट्रा जो टर्म्स होंगी, इसी टाइप के क्वेश्चन पे वो क्वेश्चन पूछा जाता है। याद करो आईआईटी में भी क्वेश्चन पूछा गया था तुम्हारे टाइम में कि एक्स की पावर n दे रखा है, तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिससे इसका आंसर फाइनाइट हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन आए बनेंगे, आगे मैं बताऊंगा इस टाइप में, पहले इसको सोल्व करो। काफी टाइम ले लिया आप लोगों ने। 0। 0 तो आंसर नहीं होगा इसका। इंटीजर आंसर है 2 डिजिट में। ये तो वैसे एल हॉस्पिटल से भी बहुत इजीली बन जा रहा है। मेथड 1 एल हॉस्पिटल रूल, जिसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो आप खुद से लगा लोगे, आंसर आ जाएगा। मेथड x तक है, मतलब मुझे तब तक आपका एक्सपेंड करना है जब तक मेरे पास नॉन कैंसिल टर्म ना है। तो मतलब x स्क्वायर तक मुझे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + nx, तो -3 इंटू 2x प्लस n -3 इंटू n -1 -3 -1 x स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन हायर -1 + 6x। अब यहाँ पे स्टूडेंट क्या गलती कर देते हैं, 4 + x स्क्वायर की पावर 1/2 खोल के 4 + 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। आई थिंक ऐसे एक्सपेंड किया है ना आप लोगों ने भी, लेकिन ये ऐसा रॉन्ग हो जाएगा। रीजन याद करो, बाइनोमियल थ्योरम में बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी टर्म, मैंने क्या बोला था, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स कैन बी एक्सपेंडेड ओनली when first term is 1 and second term is less than 1।
पहली टर्म 1 होनी चाहिए और दूसरी टर्म लेस देन 1 होनी चाहिए, तभी एक्सपेंड कर पाऊंगा। लेकिन यहाँ पे पहली टर्म 1 नहीं है, तो पहली टर्म 1 नहीं है, इसलिए मैं क्या करूंगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 को 4 कॉमन लूंगा, 4 की पावर 1/2, तो क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 4 की पावर 1/2। अब इसका एक्सपेंशन करूंगा, तो इसका जब एक्सपेंशन करूंगा तो क्या जाएगा आपका 4 का आपका 2 इंटू 1 प्लस एन एक्स, 1/2 इंटू एन एक्स का मतलब एक्स स्क्वायर बाई 4। यहाँ पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म ही है, तो कांस्टेंट टर्म तक रखना है, आगे करने की जरूरत नहीं, -2। अब थोड़ा ध्यान से देखो, लकीली 1 से आपका 1 कैंसिल, -6x से +6x कैंसिल, 2 से आपका क्या 2 कैंसिल। अब देखो ऊपर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो इफेक्टिव डिग्री 2, नीचे भी इफेक्टिव डिग्री 2, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका फाइनाइट। तो इसका आंसर फाइनाइट क्या हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट तो क्या आ जाएगा -3 इंटू -4 इंटू 2 का स्क्वायर 4/2, मतलब 2 रख दूं, अपॉन नीचे क्या जाएगा आपका 2 इंटू 1/2 इंटू 1/4। तो ये से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 इंटू 8, 12 8 है आपका 96, और यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। क्या किसी स्टूडेंट का था ये 96 आंसर? वेरी गुड रोशनी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड देवरंगा, वेरी गुड, नाइस नाइस। ठीक है, आई थिंक काफ़ी फास्टली हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है, काफ़ी फास्टली हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया है। यदि इसी टाइप से 2 घंटे का लेक्चर मिला तो मोस्ट प्रोबेबली हम लोग चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं सैटरडे को, हो सकता है संडे को शायद मैं अवेलेबल ना रहूं लेक्चर लेने के लिए, तो थोड़ा सा हमें मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि डेडलाइन अपनी है 15 की, तो एक वीक हम लोग एक्सपेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हमें नहीं करना है, तो उस चीज़ का अपन ध्यान रखते हुए ही सिलेबस कंप्लीटेशन करना है। ठीक है, चलो आज का ये लेक्चर हम खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय। Thank you.